हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का रानी लक्ष्मीबाई यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी वीडियो हो आप तक पहुंचे, सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लेखपाल की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग देखिएगा। पहला क्वेश्चन जो है, निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, शहनवाज गढ़ी। तो जो है दोस्तों, शहनवाज गढ़ी अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है, ठीक है। और जो अशोक का जो इतिहास है मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही प्राप्त हुआ है। और जो अशोक का इतिहास है वो मुख्यतः अभिलेखों से प्राप्त हुआ है। और जो है अशोक के जो अशोक के अभिलेख थे वो 3 वर्गों में विभाजित हुए हैं। पहला जो है शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख और तीसरा जो है गुहालेख, ठीक है। तो जो शिलालेख, जो अशोक के 14 शिलालेख विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए थे। तो पहला था उसी में शाहनवाज गढ़ी, दूसरा मानसेहरा, तीसरा कालसी, चौथा गिरनार, पांचवा धौली, छठा सोपरा और जो सातवां था एररगुड़ी तथा जो आठवां था जौगढ़। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पाकालीन स्थल थे उसमें अभी तक भी कौन कौन सी ऐसी धातु है जिसकी प्राप्ति नहीं हुई है? तो जो है दोस्तों, जो धातु थी वो लोहा थी। लोहा धातु की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है हड़प्पाकालीन स्थलों में। तो दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता है वो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है। और यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, ठीक है, लेकिन लोहा की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो जो गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना है दोस्तों, ये आपकी 1999 ईस्वी में की गई थी। और गुरुपद को समाप्त गुरु गोविंद सिंह ने ही किया था। गुरुपद को समाप्त गुरु गोविंद सिंह ने किया था, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और गुरुवाणी की रचना भी गुरु गोविंद सिंह ने की थी, ठीक है। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1699। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? जीनत महल, नाना साहेब, हजरत महल या तात्या टोपे? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हजरत महल, ठीक है। हजरत महल कादिर बिरसिज शाह की राजमाता और संरक्षिका थीं। तो हजरत महल को महक परी के भी नाम से जाना जाता है। और 1856 में लॉर्ड डलहौजी के कुशासन के आधार पर अवध राज्य को मिला लिया गया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? तो जो है यह वक्तव्य जो दिया था, ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी आर सी दत्त ने, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन डी गोखले ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा, जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जो एक कथन बोला था ना वो दादा भाई नौरोजी ने कहा था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो जो राजा जनता के लिए बनी है, जनता राजा के लिए नहीं बनी है, यह प्रसिद्ध कथन राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दादा भाई नौरोजी ने कहा था, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है दादा भाई नौरोजी ने कहा था। और इनके बारे में थोड़ा और देखते हैं। ब्रिटिश सरकार अब प्रशासन के रूसी जारशाही तरीके अपना रही है। प्रेस का गला घोटने का परिणाम उसके लिए आत्मघाती कदम होगा, यह सुप्रसिद्ध कथन दादा भाई नौरोजी का है। तो ये भी कथन जो है वो भी दादा भाई नौरोजी का था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि हैं? तो जो मानव शरीर में अग्नाशय अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि हैं, बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि हैं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अग्नाशय में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? तो जो धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला सबसे शक्तिशाली उत्तेजक होता है दोस्तों, वो आपका होता है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। और जो है यह प्रकाश एवं रासायनिक धूप में पाया जाने वाला एक द्वितीयक प्रदूषक है। इससे आँखों में जलन उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो जो है विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो आप लोग जानते हैं कि वो आपका है आंवला। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। और जो विटामिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है वो है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, और जो ताजे आंवले में संतरे से ज़्यादा विटामिन सी प्राप्त होता है, ताजे आंवले में जो है संतरे से भी ज़्यादा विटामिन सी प्राप्त होता है। और विटामिन सी का स्रोत सभी खट्टे रसदार फल होते हैं। जो विटामिन सी का स्रोत है वो सभी खट्टे रसदार फल हैं, जैसे करौंदा, नींबू, अमरूद, संतरा आदि। और जो है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना जैसे रोग होते हैं। ठीक है, तो विटामिन सी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी जो आप लोगों के लिए दी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वह भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक सरल परिदर्शी पेरिस्कोप कार्य करता है? तो जो सरल परिदर्शी है ये परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो परावर्तन मतलब प्रकाश के परावर्तन पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन श्योर सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो राइट आंसर है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव का चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? बताना है इसका जो आंसर होगा वो क्या आंसर है। पहला नील हरित शैवाल, दूसरा जो है राइजोबियम, तीसरा माइकोराइजा कबक, या ऑप्शन डी देख लीजिए एजोटोबैक्टर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए नील हरित शैवाल। जो है जैव उर्वरक पर्यावरण के अनुकूल और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित होते हैं। ये न केवल कुल पोषक तत्वों के भाग होते हैं बल्कि एक कम लागत वाले भी होते हैं, जिसके कारण कृषि समुदाय को काफ़ी मदद मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। विश्व के किसी भी देश की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति कौन थी? बताना है कि विश्व की कोई भी प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो जो आपकी थी मार्मा एस्टेला रजाविल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ये दोस्तों जो थी वो अर्जेंटीना की राष्ट्रपति थी। और जो है अपने देश में सबसे पहली महिला राष्ट्रपति जो थी प्रतिभा पाटिल थी। और ये भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी। व्यक्ति के आधार पर इंदिरा गांधी जो थी वो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, और ये अर्जेंटीना की रहने वाली थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
G77 संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वो आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। यह विकासशील देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। G77 एक विकासशील देशों का जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका गठन 15 जून 1964 में 1564 इसका जो गठन है दोस्तों वो 15 जून 1964 में किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? बताना है आपको। देखिएगा ऑप्शन कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। तो जो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट है ये आपका प्रोजेक्ट केरल का है। तो बी इज द राइट आंसर। शांत घाटी बचाओ आंदोलन की नेतृत्वकर्ता सुगाथा कुमारी थी। ठीक है दोस्तों, और शांत घाटी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू रोजेन ने किया था। जैव विविधता दिवस जो है मनाते हैं 22 मई को। तो जो ये प्रोजेक्ट है वो जैव विविधता से संबंधित है। तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसी के बारे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य वित्त आयोग है, क्या है राज्य वित्त आयोग? तो जो राज्य वित्त आयोग है वो एक जो है दोस्तों संवैधानिक संस्था है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की निम्नलिखित 5 पंचवर्षीय योजनाओं में से किसका मुख्य ध्येय समपोषणीय वृद्धि था? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12वीं। भारत को 12वीं 5 वर्षीय योजना का मुख्य ध्येय जो था वो संपोषणीय वृद्धि था। और जो है इस योजना का कार्यकाल 2012 से 17 तक था। ठीक है, और इसकी जो लक्षित विकास दर थी जो 8% थी। ठीक है, आप लोग इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है, क्या कहते हैं? जो वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहते हैं उनकी संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है उसको कहा जाता है सामान्य स्थिति बेरोजगारी। जो इसका होता है दोस्तों वो होता है कि यदि कोई व्यक्ति वर्ष में अधिकांश दिनों यानी 183 दिनों तक कोई कार्य नहीं करता है तो उसे ही सामान्य स्थिति की बेरोजगारी कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उस हिसाब से ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हथियार और कार्य सिद्धांत। तो इसका जो हो जाएगा आप लोग देखिए क्वेश्चन। थर्मोबैरिक बम परमाणु संलयन, हाइड्रोजन बम ऊष्मा और दाब का संयोजन, या तीसरा जो है परमाणु बम परमाणु विखंडन। तो ये सही हो जाएगा परमाणु बम का परमाणु विखंडन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल 3 सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संसद वित्तीय तंत्र पर नियंत्रण नहीं रखती? तो जो है संसद जो है पहला ऑप्शन देखते हैं। संसद के प्राधिकार के बिना ना कर लगाया जा सकता है ना ही संग्रहित किया जा सकता है। ऑप्शन बी, संसद के अनुमोदन के बिना भारत की संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता है। सी ऑप्शन, वित्तीय समितियों के द्वारा सरकारी खर्च की जांच की जा सकती है। ऑप्शन डी जो है
संसद के सम्मुख प्रतिवर्ष प्रशासनिक कार्य उन्मूल्यांकन रखा जाता है। यही डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा संसद वित्तीय तंत्र पर नियंत्रण नहीं रखती। तो संसद के सम्मुख प्रतिवर्ष प्रशासनिक कार्य मूल्यांकन रखा जाता है, तो इसी का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है आकाशगंगा, नक्षत्र, सौरमंडल या एंड्रोमीडा। तो इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नक्षत्र कहलाता है। तो जो है देख लीजिएगा थोड़ा डिस्क्रिप्शन। तारों के समूह की एक निश्चित आकृति जिसे चंद्रमा एक दिन में पार कर लेता है उसे ही हम लोग नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र की संख्या जो है 27 होती है। एक नक्षत्र की अवधि लगभग 14 दिन होती है, क्योंकि पृथ्वी को एक नक्षत्र पार करने में लगभग 14 दिन का समय लगता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और निम्नलिखित संरक्षण परियोजनाओं को उनके सही कालक्रम में सजाइए। बाघ प्रोजेक्ट, हाथी परियोजना या मगरमच्छ परियोजना। तो परियोजनाओं का जो कालक्रम अनुसार है वो है पहले पर बाघ प्रोजेक्ट, दूसरे पर मगरमच्छ परियोजना, तीसरे पर हाथी परियोजना। जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है 1973 में की गई थी, यानी बाघ प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में की गई थी। और जो है मगरमच्छ परियोजना यानी प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल की शुरुआत 1975 में की गई थी। और जो है हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी पहला, तीसरा और दूसरा। इसकी शुरुआत 1972 में, इसकी शुरुआत 1975 में, और जो प्रोजेक्ट एलिफेंट्स की शुरुआत है हाथी परियोजना की, ये आपकी 1992 में की गई थी। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लिनक्स एक ... ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स एक ... ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट, मैक या ओपन सोर्स। तो जो लिनक्स है एक सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम है, सोर्स। तो इसका जो राइट आंसर है ओपन सोर्स इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। तो जो है विश्व का जो सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है वो आपका है उत्तरी अटलांटिक मार्ग। ठीक है, जो उत्तरी अमेरिका को पश्चिम यूरोप से जोड़ता है। और विश्व के कुल जलमार्ग का लगभग 25% परिवहन इसी मार्ग से होकर गुजरता है। और जो दूसरा सबसे व्यस्ततम मार्ग है वो सुएज नहर मार्ग है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो जो पहला तो ये हो गया, और जो दूसरा था वो आपका दूसरा जो था व्यस्ततम सबसे ज़्यादा व्यस्ततम जलमार्ग वो सुएज नहर मार्ग है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। MS वर्ड सॉफ्टवेयर में फॉन्ट का आकार, फॉन्ट साइज बदलने हेतु शॉर्टकट की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, STRL + Shift + F। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। जो है
कि विश्व जल दिवस 2021 का विषय निम्न में से क्या है? लिविंग, नो वन बिहाइंड या वैल्यूइंग वाटर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वैल्यूइंग वाटर। ठीक है, तो जो दो विश्व जल दिवस 2021 की थीम थी वैल्यूइंग वाटर इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। और धन्यवाद, आप लोग देखते रहिएगा, RLB क्लासेस में बने रहिएगा। थैंक यू।